भूमिका। भूमिका जी सुन रही हैं? जी सर। ठीक है। जी सर, लोहिया सर। जी, भूमिका जी आवाज आ रही है? आपका साउंड ऑफ हो गया है भूमिका जी। जी जी सर, अब आवाज आ रही है? हाँ जी जी। भूमिका जी, क्या मतलब होता है भूमिका का? सर, भूमिका का मतलब किरदार या पात्र से होता है, और इसका दूसरा मतलब जो होता है वो प्रस्तावना से ले सकते हैं अपन। रूपरेखा, प्रस्तावना। अच्छा, भूमिका और प्रस्तावना पर्यायवाची शब्द हैं? जी सर, सिमिलर वर्ड के, हाँ, इनका एक ही अर्थ निकलता है। संविधान की प्रस्तावना है, उसे भूमिका तो नहीं कहते हैं संविधान की प्रस्तावना को कभी भी। लेकिन सर, भूमिका का जो मीन होता है वो, जैसे सेकंड मीन जो उन्होंने प्रस्तावना बताया, वो होता है संक्षिप्तीकरण, किसी भी चीज का संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो भी कहीं ना कहीं पूरे संविधान को प्रेजेंट करती है। संविधान की प्रस्तावना याद है आपको? जी सर। सुना सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक उसी क्रम में? जी सर। बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किस किस तरह के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कहा गया है। कन्फर्म है, राजनीतिक न्याय की भी चर्चा है प्रस्तावना में? जी सर। अच्छा अच्छा। प्रस्तावना में कुछ शब्द जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे, कौन से शब्द थे वो? सर, अखंडता और पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। अच्छा अच्छा। कब जोड़ा गया था इनको प्रस्तावना में? सर, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। क्या कारण था इनको प्रस्तावना में जोड़ने के पीछे? सर, जैसे पंथ निरपेक्षता था, तो सर तत्कालीन जो परिदृश्य चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये आवश्यकता महसूस की गई कि हमारे राष्ट्र को किसी एक धर्म विशेष से ना जोड़ते हुए सभी धर्मों के प्रति एक समान भावना को देखते हुए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और सर, समाजवाद को जोड़ने के पीछे ये था कि हमारे राष्ट्र को एक स्टैंड देने के लिए, एक मतलब हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद की ओर झुका हुआ महसूस करते हुए जोड़ा गया। तो और ये सारी अखंडता। ये सारी बातें तो हमारे मूल संविधान में थी ही पहले से। सर, हम ये कह सकते हैं कि इनको एक प्रस्तावना के माध्यम से एक मूल रूप देने के लिए या अधिक अंकित करने के लिए इनको जोड़ा गया। अच्छा अच्छा। चलिए, आपने मूल रूप की बात की है, तो मूल ढांचा अभी चर्चा में था कुछ दिन पहले। जी सर। क्या, क्यों चर्चा में था अभी? सर, जो हमारे मूल ढांचे की अवधारणा आई थी वो केशवानंद भारती केस से जुड़ी हुई है, और अभी उन्हीं केशवानंद भारती जी का निधन हुआ, जिसके चलते ये मुद्दा चर्चा में रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि कौन सा महीना चल रहा है अभी? सर, अभी सितंबर चल रहा है। सितंबर, ये तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। अगर हम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार बात करें तो? अश्विन। सर, अभी अधिक मास हुआ है और अधिक मास चल रहा है। आज से शुरू हुआ है अधिक मास? जी। क्या, ये थोड़ा मुझे समझाइए। 12 की जगह 13 महीने इस बार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या है ये कॉन्सेप्ट? सॉरी सर, मेरे को भी इसका एग्जैक्ट नहीं पता है, और अभी आश्विन लगना चाहिए था, लेकिन अभी अधिक मास चल रहा है, तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, उसका आइडिया नहीं है आपको? नहीं सर, ये हिंदू महीनों के अनुसार है, जी लेकिन मेरे जी। को इसका। अच्छा, कितने साल में होता है ऐसा? सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको नहीं है? नहीं सर। चलिए, हमारे देश में पहली बार जी सर। हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, जी सर। सुना है आपने? जी सर। क्या है, थोड़ा बताइए। सर, ये हैप्पीनेस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी होता था, लेकिन इसको अभी जारी किया गया, जिसमें विविध पहलू जैसे खुशहाली के अंतर्गत, सर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मे बी 5 पॉइंट को इंक्लूड किया गया, और इसमें राजस्थान की रैंकिंग 31 रही है। जी 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 जी। क्यों ऐसा, क्या कारण? राजस्थान के लोग खुश नहीं रहते हैं क्या?
सर इसके जो पैरामीटर्स है हम उसमें उतना अच्छा स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो रैंकिंग है वो अच्छी नहीं रही। क्यों, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे कि राजस्थान की रैंक इतना नीचे है? 36 में से 31वें रैंक पे राजस्थान है, क्या कारण है इसके पीछे? सर जैसे मैं तो सर इसके जो मेजर पॉइंट्स है उनको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि किस पॉइंट में हम पिछड़े हुए हैं और उसका रीजन क्या रहा है। सॉरी सर। अच्छा, पता है आपको कौन सबसे खुशहाल राज्य है हमारे देश का? सर 3 राज्यों को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और 2 और राज्य। सॉरी सर। मिजोरम वैसे टॉप है, नंबर 1 मिजोरम जी है। जी सर। सबसे नीचे कौन है? 36 रैंक किसका है? सॉरी सर। अच्छा, जानकारी नहीं है। नहीं अच्छा, सर। उसमें मैं पढ़ रहा था कि अविवाहित पुरुषों की तुलना में विवाहित पुरुष ज्यादा खुश होते हैं, महिलाएं भी। क्या जी सर। कारण है इसके पीछे? सर इसके पीछे हम ये समझ सकते हैं कि जो विवाहित पुरुष होता है, तो विवाह के पश्चात इंसान के जीवन में एक स्थिरता आ जाती है, वो परिवार से जुड़ जाता है, तो वो अपने जो अपनी जो समस्याएं होते हैं उसको एक लाइफ पार्टनर के माध्यम से व्यक्त कर सकता है और उसके जीवन में एक स्थिरता रहती है, तो वो अधिक खुश रह पाता है। मतलब आप सहमत हैं इस बात से कि विवाहित लोग ज्यादा खुश होते हैं अविवाहित की तुलना में? सर इसके ऊपर एक व्यापक रूप में रिसर्च किया गया और उसके रिजल्ट के आधार पर उसमें ये कहा गया है कि विवाहित पुरुष अविवाहित की तुलना में ज्यादा खुश है। तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री खुश नहीं होंगे, मतलब इस लिहाज से अगर कहा जाए तो? सर ऐसी बात नहीं है, वो व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है कि उनको अधिक खुशी किस चीज में, और उनके मल्टी डायमेंशन हो गया, उन्होंने अपने आप को पूर्णतः देश के प्रति समर्पित कर दिया है, तो अब उनके लिए देश सेवा ज्यादा मायने रखती है। अच्छा अच्छा, चलिए इसी से जुड़ा हुआ और एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। कोरोना के जी दौर सर। में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। जी सर। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि विवाहित लोग ज्यादा खुश होते हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कोरोना के दौर में मामले घरेलू हिंसा के बढ़ गए, तो अब क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? सर घरेलू हिंसा जो वर्तमान कोरोना काल की परिस्थितियां रही, हम ये कह सकते हैं कि एक पुरुष के पास रोजगार नहीं था, वो मानसिक रूप से उत्पीड़न का शिकार था और कहीं ना कहीं इसका शिकार, उनकी निराशा हताशा का शिकार महिलाओं को झेलना पड़ा। जहां पुरुष अपने 8 से 10 घंटे की जो रोजगार रहता है, जो नौकरी करता है, उसकी बजाय वो घर में था। और ये जो रिसर्च हुआ उसमें भी ये देखा गया कि इस टाइम पीरियड में महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा है वो ज्यादा बड़ी है। मतलब पुरुष ज्यादा टाइम घर पे रहते हैं तो ज्यादा हिंसा होती है, इसके पीछे ऐसा कारण है? सर सर ये अपनी मानसिक उत्पीड़न, निराशा, हताशा इंसान को अनैतिक कार्यों की ओर धकेलती है। तो उसी का एक पहलू हम इस रूप में देख सकते हैं कि जब मतलब जो इंसान के पास रोजगार नहीं है, उसके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं है, आजीविका उसकी प्रभावित हो रही है, तो उस निराशा हताशा का कारण महिलाएं बनी है, मतलब उनका शिकार कहीं ना कहीं। सारे निगेटिव परिणाम हुए कोरोना के पारिवारिक संबंधों में, या कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखे गए हैं? सर निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखे गए हैं। सॉरी सर। जी सर। आपको आवाज जी आ रही है? जी हाँ जी। जी सर। जी सर, सकारात्मक परिणाम ये रहे हैं कि जो हमारे परिवार है वो कहीं ना कहीं इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक इंसान को अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला। और जो हमारी भारतीय संस्कृति एक संयुक्त परिवार की है, ग्रामीण संस्कृति की है, तो उसको कहीं ना कहीं वापस जीवंत रूप में देखा गया। जो प्रवासी लोग थे, जो भारत या भारत से बाहर भी थे, तो वो अपने गांवों की ओर लौटे, अपनी संस्कृति की ओर लौटे, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में जुड़ाव महसूस हुआ है। और सबने ये भी देखा है कि कोरोना काल में लोगों ने, जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। तो सर एक समाज में कहीं ना कहीं आपसी मेल ओके जोल भी इस ओके, ठीक कोरोना है। काल में देखा गया। रोक रहा हूँ, आप टीचर हैं। जी सर। जी सर। कोरोना के दौर में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जी सर। थोड़ा बताएंगे क्या है ये?
जी सर, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत एक स्माइल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। उसमें एक जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और ई कंटेंट के रूप में सारी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं या शैक्षिक कार्यक्रम है वो बच्चों के घर तक पहुंचाया जा रहा है और उन्हें शिक्षा की धारा से जोड़े रखा जा रहा है कोरोना काल में भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर जो कुछ दुराचार जी होता सर। है उसकी रक्षा के लिए कानून बना है, कौन सा कानून है वो? कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा निरोध निवारक अधिनियम 2013 बना हुआ है सर। कार्यस्थल को क्या डिफाइन किया गया है उसमें? सर कार्यस्थल को सर जहाँ 10 या 10 से अधिक व्यक्ति होते हैं और उसको एक कार्यस्थल के रूप में इंगित किया गया है, जहाँ सर इसके साथ ही इसमें जो घरेलू महिलाएं, जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो जैसे मान लीजिए आप अगर घर से काम कर रहे थे इस दौरान, वर्क फ्रॉम होम, तो जो घर से जी आप काम सर। कर रहे थे तो आपका घर वो कार्यस्थल में शामिल था, आप उस कानून के तहत थे? जी सर, क्योंकि वहां से हमारा कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा था, तो वो कार्यस्थल के रूप में था। तो आपको वो सारी सुरक्षाएं मिलती जो कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकने के लिए कानून बना है, वो सारी सुविधाएं थी आपके पास? सर उस एक्ट के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं वो तो पॉसिबल नहीं थे कि जो एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो भी कार्यस्थल है वो सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अगर इस स्थिति में हमारे साथ कुछ भी शोषणपूर्ण गतिविधियां होती हैं तो हम न्याय के हकदार हैं। कंफर्म है? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा एक दो आपकी हॉबी से प्रश्न पूछता हूँ। कुकिंग हॉबी है आपकी? जी सर। जी सर। पूड़ी, रोटी और पराठा जी तीनों सर। खाते होंगे, बनाते भी होंगे, हॉबी है। तीनों का आटा अलग अलग होता है, जी क्या सर। अंतर होता है तीनों के आटे में? सर रोटी के लिए तो सादा आटा लगाया जाता है और पूड़ी के लिए उसमें हम जैसे मोइन के लिए तेल डाल के और उसको मतलब वो थोड़ा कठोर होता है पूड़ी के लिए जो आटा लगाया जाता है। और सर पराठे के लिए पराठे के लिए भी जो आटा लगता है वो रोटी की अपेक्षा कठोर होता है। क्यों ऐसा होता है कि मतलब रोटी का आटा ज्यादा गीला होता है उसकी तुलना में पराठे का कठोर, पूड़ी का और कठोर, क्या कारण होता है इसके पीछे? सर जैसे हमको पूड़ी के लिए उसको तेल में तलना होता है तो उसके लिए अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो उतने अच्छे से नहीं बन पाएगी जितने, और रोटी के लिए हमको नॉर्मल आटा लगना होता है तो उसे वो तो आराम से सेकी जा मतलब सके। पूड़ी के आटे की रोटी नहीं बन सकती है? सब बन सकती है लेकिन जो उसका शेप होता है वो बिगड़ जाता है और वो तेल में तलने में भी अधिक ऑयली हो जाती है, और अगर वो कठोर होती है तो वो ज़्यादा सही रहती है। नहीं नहीं, रोटी को तेल में कहाँ तलना है, रोटी को तो तवे पे सेकना है हमें, सर तो नहीं। उसमें जी सर। मैं ये लेकिन पूछ अगर रहा हूँ हम कि रोटी के पूड़ी के आटे से आटे की पूड़ी रोटी बनाई बनाएं। जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है? क्या सर अंतर पूड़ी होगा? के आटे की रोटी बनाई जा सर पूड़ी के आटे की रोटी बनाई जा सकती है लेकिन वो जितनी सॉफ्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी और वो टूट भी अच्छा जाएगी, जो उसका शेप होगा नेचुरल वो नहीं रह पाएगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि सेब का बड़ा महत्व होता है रोटी पूड़ी में? जी सर रोटी में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैदा, सूजी और आटा, इन तीनों में क्या अंतर होता है? सर आटा जो गेहूं से बनता है लेकिन मैदा अधिक महीन होता है और जो सूजी होती है उसे चावल से बनाई जाती है। सूजी चावल से बनती है, मैदा किस चीज से बनती है? मैदा सर आटे से ही बनता है लेकिन वो ज्यादा महीन होता है, बारीक बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब ज्यादा महीन हो जाए तो मैदा हो जाती है, थोड़ा मोटा रहे तो आटा हो जाता है? जी सर दोनों गेहूं से बनते हैं। आटा तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है लेकिन मैदा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, फिर इसके पीछे क्या रीजन है? सर ऐसा कहा जाता है कि जो मैदा होता है वो हमारी आंतों में चिप जाता है बहुत महीन होने के कारण, और जो आटा होता है वो हमारे जो पाचन क्रिया है उसके अनुकूल रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, उपाध्याय सर। भूमिका जी, आवाज जी आ रही है सर। आपको? हम जी सर। भारत के लोग हैं, आर्य कहलाते हैं। जी सर। जी सर। आर्य
आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य सर, हमारी आर्य संस्कृति भारतीय संदर्भ में, सॉरी सर मैं एग्जैक्ट इसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। भारतीय संस्कृति दुनिया में महान कहलाती है, हम लोग तो कहते ही हैं, अब तो दुनिया भी मानने जी लग गई। सर। तो कोई एक ऐसी जी सर। विशेषता बताइए आप जिससे हम भारतीय संस्कृति को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति सिद्ध कर सकें। सर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में सर वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर भी एक महान संस्कृति के रूप में इंगित करती है। इसका क्या अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम का? सर वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण संसार हमारा परिवार है। अगर कोई भी राहगीर हमारे देश में आना चाहे तो हम सहर्ष उसे अपना लेते हैं और संपूर्ण संसार को एक परिवार, एक कुटुंब की भांति मानते हैं। और अगर मानवतावाद शब्द का यूज करें तो? जी सर, मानवतावाद शब्द हमें जी सर, पूर्ण जागरण काल के बाद से मानवतावाद शब्द अवधारणा में आया है और इसमें मानवतावाद को ये माना गया है कि संपूर्ण मानव के प्रति एक दृष्टिकोण, उसके सुख को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किए जाते हैं और एक मानव के विकास की ओर जो कार्य किया जाता है वो मानवतावाद कहलाता है। पुनर्जागरण काल है ना, कौन से कालखंड में वो पुनर्जागरण काल कहते हैं? सर ये पाश्चात्य यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण काल की प्रारंभ हुआ था और सर ये 13वीं से 14वीं शताब्दी, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, तो पुनर्जागरण काल की पुनर्जागरण भारत में भी पुनर्जागरण हुआ था क्या? जी सर। वो कब हुआ आधुनिक भारत में? इसकी एग्जैक्ट, जी सर, आधुनिक भारत में सर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुआ था, लेकिन मैं इसकी एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बता पा रही हूँ। इसको कहते हैं 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण। तो स्वतंत्रता आंदोलन काल कब से कब तक माना जाता है? सर स्वतंत्रता आंदोलन काल हमारे कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1885 से 1947 तक माना जाता है। तो ये जो 1857 में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, जी ये किस में आएगा? जी सर, ये स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता संग्राम के रूप में से इंगित किया जाता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बंकिम चंद्र का नाम सुना है आपने? जी सर। इन्होंने वंदे मातरम की रचना की। जी सर। इन्होंने वंदे मातरम की रचना किस ग्रंथ में की, किस पुस्तक में की? सर आनंद मठ। किस संदर्भ में? आनंद मठ कभी पढ़ा है आपने? सॉरी सर, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो ये बंकिम चंद्र जी ने को ये प्रेरणा कहाँ से मिली वंदे मातरम लिखने की? सर इन्हें सन्यासी आंदोलन जो हुआ था वहां से उन्हें ये प्रेरणा मिली। किसने प्रेरणा दी? सॉरी सर, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, लेकिन सन्यासी आंदोलन, सॉरी सर उसकी डेट भी नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा विषय को मोड़ते हैं। राष्ट्र शब्द। जी सर। राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ है? सर राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के साथ साथ उसमें जो उसकी संस्कृति और सभ्यता सब को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और सर जैसे राज्य के भीतर हम केवल एक राष्ट्र के बाद भौगोलिक सीमा नहीं है तो क्या वो राष्ट्र नहीं कहा जाएगा? सर राष्ट्र के निर्माण के लिए उसके पास एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। जैसे राज्य को केवल हम भौगोलिक सीमा के आधार पर बता सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के अंतर्गत उसके सभी पहलुओं को समावेश किया जाता है। गुड। एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और एक शासनाध्यक्ष होता है। ये दोनों कौन, क्या अंतर होता है दोनों में? जैसे सर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे जो राष्ट्रपति का जो पद है वो एक राष्ट्राध्यक्ष, एक राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में है, लेकिन जो हमारे शासन संचालन जो होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो पद है वो एक शासनाध्यक्ष के रूप में है जो शासन को संचालित करते हैं। फिर एक बार विषय परिवर्तन करते हैं। आपके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष क्या हैं?
क्या अच्छाइयां हैं, क्या गुण हैं आप में कि आपको प्रशासनिक अधिकारी के लिए चयनित किया जाए? सर में नेतृत्व क्षमता अच्छी है, और उसके साथ ही सर मैं हर काम को एक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करती हूँ, और ये और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जो प्रशासक में मूल्य होने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। टीम वर्क की जो भावना रहती है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए यदि आप जी सर। प्रशासनिक अधिकारी बन जाती हैं जी तो क्या अच्छा करने की आपकी इच्छा है? क्या अच्छा करेंगे आप जो अभी तक नहीं हो पाया, आसानी से हो पा रहा है? जी सर, मेरी पहली प्राथमिकता, मैं एक महिला हूँ, उसके नाते मेरी ये रहेगी कि मैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ विशेष कार्य करूँ। महिला सशक्तिकरण के बारे में 100 से अधिक कानून बने हुए हैं। जी अभी सर, भी महिला लेकिन इसका जो सशक्तिकरण अभी भी महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ क्या? सर निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन जो धरातल के स्तर पे जो होना चाहिए, जैसे महिलाओं को मानसिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त किया जाए और उन्हें शारीरिक सुरक्षा, आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इस दिशा में कुछ इनोवेटिव कार्य किए जाने चाहिए। अच्छी बात है। आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप कितनी सफल हो पाएंगी? क्या आप सोचती हैं कि आप सफल हो जाएंगी? सर मेरा ये मानना है कि मैं अपना 100% पूरा एफर्ट इस क्षेत्र में दूंगी, और अगर मैं कार्य करूं और सामाजिक सहयोग भी मिले तो इस दिशा में कुछ अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। चलो एक बार हम इस पर बात करते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था, जी सर। है ना? उसके विरुद्ध एक जी एंटी सर। नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन बनी थी गांधी जी के आंदोलन जी के सर। खिलाफ। थोड़ा मुश्किल सवाल है, आपने गांधी जी को जी। अगर पढ़ा हो, उनके विरुद्ध एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन बनी थी। कुछ है जानकारी? जी सर। चलो, इनकलाब सॉरी सर, जिंदाबाद मेरे की को बात इसके किसने किया एग्जैक्ट था? जो लीडर थे, इनकलाब सर जिंदाबाद है? भगत सिंह जी ने दिया था। सोच के बताओ। भगत सिंह जी। नारा उनका उनका मौलिक रूप से उन्हीं का दिया हुआ था। सर इसकी जो प्रसिद्धि हुई है वो भगत सिंह जी के द्वारा ही हुई है। हमारे यहाँ एक राजनीतिक दल स्थापित हुआ था जिसे जनसंघ कहते थे। उसकी स्थापना किसने की थी? जी सर। सर नहीं श्यामा मालूम? प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद वेरी गुड, मुखर्जी। वेरी गुड। एक एक पुस्तक मदर इंडिया, उसकी रचना जी किसने सर। की थी? सॉरी सर। अभी आपसे एक सवाल पूछा गया था अधिक मास का, आपको उसका उत्तर आया नहीं था, जी है ना? सर। तो अधिक जी। मास के बारे में तो मैं नहीं पूछ रहा क्योंकि आपने मना कर दिया था। लेकिन जी। भारत में नववर्ष की स्थापना जी 15 दिन सर। निकलने के बाद होती है। कब से होती है? सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। ये चैत्र शुक्ल जी पक्ष सर। से ही क्यों होती है? 15 दिन तो चैत्र के निकल जाते हैं, शुक्ल जी पक्ष से ही सर। क्यों होती है? जी सर, ये शुक्ल पक्ष। जी सर, ये वैसे चैत्र कृष्ण से हमारा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सर हमारा जो विक्रम संवत है उसकी स्थापना चैत्र शुक्ल से मानी गई है। सर इसका क्यों एग्जैक्ट मानी गई रीजन है? मेरे को शुक्ल नहीं पक्ष से ही मालूम। क्यों? चलो, सॉरी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो हमारे भारतीय सॉरी पंचांग सर, के आपकी आधार आवाज पर नहीं आ रही। आ रही है आवाज? जी सर। भारतीय जी सर, अब आ रही पंचांग है। के आधार पर आ रही है आवाज? भारतीय पंचांग के जी सर, आधार अब आ रही पर है। 12 महीनों के नाम बताइए, आपको अगर याद हो तो। जी सर। भारतीय पंचांग के 12 महीने कौन कौन से जी। होते हैं? जी सर, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन।
अच्छा, एक हमारे यहाँ कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, इस जी बारे में सर। आपको जानकारी होगी। ब्रह्मगुप्त जी हुए सर। हैं, वराहमिहिर जी। हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं, जी। कालकप्य हुए हैं, और भी बहुत सारे हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं। जी सर। तो इनमें से वराहमिहिर वराहमिहिर ने हम्म। की एकाध कोई पुस्तक का नाम बताइए, रचना का नाम बताइए। सर बृहद संहिता। भारत संहिता में क्या वर्णित है, वर्णन किया है उन्होंने? सर मैंने पढ़ा था, लेकिन सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली इसमें किसका वर्णन है। तो ये चीजें सामान्य हैं, जी सर। भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में जाननी चाहिए। और ये जी कुछ सर। क्रांतिकारियों के बारे में आपने पढ़ा है क्या? जी सर, स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा है। पढ़ा है ना? तो एक जी अभिनव सर। भारत नाम की संस्था बनाई थी, वो किसने बनाई थी? सर वीर सावरकर के द्वारा। अच्छा अच्छा। और एक मित्र मेला नामक संस्था भी थी, वो जी किसने सर, बनाई? ये भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी, वीर कौन से सावरकर के वर्ष में द्वारा। बनी? ये कौन से वर्ष में बनी थी? सर पहले मित्र मेला की स्थापना की गई थी, जो इंडिया में की गई थी। सॉरी सर, हाँ, मैं इनकी एग्जैक्ट ईयर शायद अभिनव भारत सर 1913 के अंदर मैं गैस कर पा रही हूँ। 1913 में तो एक और संस्था बनी थी जिसका नाम था गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट। जी सर, लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन। और कौन थे उनके साथ प्रमुख? सर लाला हरदयाल इनके प्रमुख थे, और जो श्याम इसके कृष्ण वर्मा जी, और श्याम कृष्ण वर्मा जी। हाँ, और सर वीर सावरकर भी इनसे जुड़े हुए थे। कहाँ पर हुई की स्थापना? सर सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा, आप त्रिवेदी हैं, त्रिवेदी किसे कहते हैं? सर वर्तमान में अगर हम देखें तो ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक रह गया है, लेकिन प्राचीन काल में त्रिवेदी का मतलब 3 वेदों के ज्ञाता के रूप में था। मेरे कौन को कौन इसका से तीन वेद? कौन से तीन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और अगर अथर्ववेद के हो और एक वेद नहीं हो तो त्रिवेदी नहीं कहलाता था क्या? सर फिर वो चतुर्वेदी कहलाते थे, अगर चारों वेदों का ज्ञान हो। चलो, धन्यवाद आपको, बहुत शुभ मंगल थैंक यू कामनाएं। सर। थैंक यू सर। राजेश सर। जी भूमिका जी। जी सर। बाड़मेर जिले से हैं आप? जी। बाड़मेर जिला अभी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अभी बहुत चर्चित जिला रहा है। जी सर। क्या कारण है? सर इसे तेल और गैस संपदा के रूप में जाना जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ये। जी, वहाँ पर रिफाइनरी की स्थापना हो रही है। जी सर। कौन से गांव में होगी? सर ये पचपदरा में रिफाइनरी लग रही है। 15 गांव है या तहसील? सर पचपदरा तहसील है। मैं गांव की बात कर। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट गांव का नाम नहीं बता पाया। कब तक पूर्ण हो जाएगा इसका कार्य? सर 2022 तक की टाइमलाइन दी गई है। जी। इसका क्या महत्व है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में? फायदा किसको होगा, केंद्र को होगा या राज्य सरकार को? सर इसके अंतर्गत दोनों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को फायदा होगा। वर्तमान में भी 35 करोड़ की प्रतिदिन की आय के लमसम केंद्र सरकार को भी हो रही है, और लेकिन सर केंद्र सरकार को ज्यादा रहेगा। क्या फायदा होगा सर इसका, राजस्थान की जनता को? क्या फायदा होगा? सर इससे पहला फायदा तो ये होगा कि हमारे राजस्व में वृद्धि होगी। सेकंड थिंग कि जो हमें तेल के शोधन के लिए जामनगर तक रिफाइनरी में जो भेजा जाना था, तो हमारा राजस्व लागत जो बढ़ रही थी उसमें कमी आएगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और सर जो इसके साथ ही पेट्रोकेमिकल्स उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, तो बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। आर्थिक फायदों के अलावा और कोई फायदा होगा? जी सर, जैसे आर्थिक फायदों के अलावा हम ये कह सकते हैं कि जैसे बाड़मेर जो जिला है वो पिछड़े इलाके के रूप में है, तो इसके साथ ही यहाँ जो स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है, तो लोगों को शिक्षा मिलेगी। उसके साथ ही अवसंरचनात्मक ढांचा मजबूत होगा। यहाँ की जो जमीनें हैं उनके जो कीमत है उनमें वृद्धि होगी।
और मुख्य धारा में ये क्षेत्र भी शामिल हो पाएगा। सामाजिक कोई इसका फायदा सामाजिक स्तर पर? सर, इसका सामाजिक फायदा हम ये दे सकते हैं कि इससे विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ रिफाइनरी में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का एक भाव जो बाहरी और स्थानीय लोगों में आएगा। जी। आप सीमावर्ती से आती है, तो सीमावर्ती जिलों जी में सर। के सामने क्या चुनौतियां हैं? सर, सीमावर्ती क्षेत्रों में एक तो सुरक्षा का हमेशा लोगों में भय बना रहता है कि अगर किसी भी स्थिति में युद्ध होता है तो उसमें सीमावर्ती लोगों को ज्यादा खतरा रहता है। इसके साथ ही जो दूरवर्ती जो दूर इलाके होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो अवसंरचनात्मक विकास इतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या भी बनी रहती है। जी, और कोई चुनौतियां इसके अलावा? सर, और चुनौतियां सर जैसे सुरक्षा के सेना, अलावा? सुरक्षा के अलावा सर लोगों का विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। और सर चुनौतियां मैं इतनी ही रिकॉल कर पा रही हूँ। चलिए। बाड़मेर में बाढ़ कब आई थी? सर 2006 में आई थी। कहाँ पर? ये सॉरी सर, ये कवास क्षेत्र में आई थी। जी, आपने सॉरी कहा, आंसर चेंज कर रहे सर मेरे को, जी सर आपने वो पूछा, मेरे को एग्जैक्ट ईयर में कंफ्यूजन हो रहा है, 2006 या 14, तो उस अकॉर्डिंग में। चलिए। क्या कारण है वहां पर बाढ़ आई? अतिवृष्टि या कोई और कारण है? सर अतिवृष्टि भी एक रीजन रहा है। इसके अतिरिक्त सर जो यहाँ की जो कवास की जो जमीन है उसके भीतर में जिप्सम की मात्रा अधिक है और जो पानी को सोखने में सहायक नहीं हो पाई, और ये जो क्षेत्र है वो काफी नीचे बसा हुआ है, तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई पेपर में कि जो बॉर्डर है हमारा उससे 500 मीटर जी सर। वहां पर अवैध खनन हो रहा है जिप्सम। ठीक है, तो क्या कारण जी है सर। और क्या सुझाव देंगे आप इसको रोकने? सर जैसे कारण ये मान सकते हैं कि इसके ऊपर जो निगरानी तंत्र है वो इतनी मजबूती से कार्य नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए। और सर सेकंड थिंग सर सुझाव ये हो सकता है कि हमको और इसके जो अधिकारी है खनन से संबंधित उनको सजग होना होगा और इनके विरुद्ध सशक्त कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। जी, मैंने कहा जैसे कि 500 मीटर अंदर तक हो रहा है और गाइडलाइन में क्या जी सर। क्या बता रखा है, कितने किलोमीटर अंदर तक नहीं हो सकता है बॉर्डर? कुछ जानकारी है? सॉरी सर, ये सॉरी सर मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। चलिए। सर दिनेश सर। हाँ ललित जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर। भूमिका जी, जी सर। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सर जीवन का उद्देश्य एक अच्छे इंसान के रूप में खुद को स्थापित करना। अच्छा इंसान, दिखने में अच्छा? जी सर। नहीं सर, ऑल ओवर अच्छा। ऑल ओवर अच्छा कैसा होता है? कोई 5 विशेषता बताओ। जी सर। सर जैसे अगर एक अच्छा इंसान, पहले तो वो होता है कि जिसमें मानवीय गुण होने चाहिए, उसके अतिरिक्त उसमें अपने जो कार्य होता है उसके प्रति एक निष्ठा, ईमानदारी होनी चाहिए। थर्ड, उसमें करुणा होनी चाहिए। फोर्थ, सर वो अपने दुखों के साथ साथ औरों के दुख को जान सके और सब में वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या बनना चाहोगे आप? सर अभी जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रही हूँ तो मैं एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहूंगी। प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला एसटीसी तो नहीं करता है? जी सर, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ तो उसमें 12th के बाद हमारा ये ऑप्शन था कि एक जॉब सिक्योरिटी हो और पहले आप आर्थिक रूप से सशक्त हो, तो उस दिशा में मेरा ये था कि 12th होने के बाद
2 सालों का एसटीसी और उसके बाद और सब प्रशासनिक एक लंबी प्रक्रिया है। तो उसके पहले मेरे को कहीं ना कहीं एक जॉब सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने एसटीसी किया। बीएड क्यों नहीं किया आपने? सब बीएड ग्रेजुएशन उसके बाद बीएड और सब मेरा एसटीसी और एक जॉब के बाद प्रशासन में आना मूल उद्देश्य था। तो ये मेरा जर्नी को और इजी बना देता कि नहीं तो मेरे को 5 साल वेट करना होता, बीएड करती और फिर मैं टीचिंग फील्ड में आती। बीएसटीसी के बाद 2 साल के बाद आप आ सकते हो। आपने इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रखा। जी सर। हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों साथ क्यों लिए आपने? सर हिंदी लिटरेचर मेरा 11th-12th में था, उसके अकॉर्डिंग दिया। और सर मेरा इंग्लिश लिटरेचर लेने के पीछे ये रीज़न था कि 12th तक इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इंग्लिश को उस अकॉर्डिंग मैंने चूज़ किया था और सब्जेक्ट चेंज करना था, तो मेरे को उसके लिए इंग्लिश ज़्यादा बेटर लगा। हिंदी में एक वो होता है विवेचन सिद्धांत, पढ़ा है आपने? सॉरी सर, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, प्लेटो ने हिंदी साहित्य या साहित्य के बारे में क्या कहा है? कुछ कहा है प्लेटो ने? सर हमने एथिक्स में प्लेटो के दर्शन पढ़ा है, लेकिन हिंदी साहित्य के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। इंग्लिश लिटरेचर में सॉरी आपने क्या पढ़ा है? क्या है फेवरेट आपका? सर, अगर पोइट देखें तो मेरे को वेस्टर्न में शेक्सपियर अच्छा लगता है और इंडियन में मेरे को कमला, सॉरी सर, मैं इंग्लिश के अंतर्गत इंडियन में अगर मैं देखूँ तो मेरे को तोरू दत्त पसंद है। शेक्सपियर और मिल्टन में क्या असमानताएं हैं? जी सर, जैसे मिल्टन का जो रहा है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पार्ट ज़्यादा रहा है, और जो शेक्सपियर है उन्होंने जो रियल लाइफ है उसको अपने नॉवेल में, अपने सोनेट्स में उसको ज़्यादा इंगित किया है। सोनेट्स के राइमिंग स्कीम को लेकर शेक्सपियर और मिल्टन में कोई डिफरेंस आपको पता है? जी जी सर। क्या है? जैसे मैं जी सर, अगर हम देखें शेक्सपियर की सोनेट जो है उसका राइम स्केल ए बी बी है और सी डी सी होता है। उसके ऑक्टेव का अलग होता है, सेस्टेव का अलग होता है। और अगर हम मिल्टन की सोनेट देखें तो उनमें ए बी सी डी ई एफ और जी होता है। उसमें 3 क्वार्टाइन होता है और लास्ट वाला एक कपलेट होता है मिल्टन की सोनेट में। गुड गुड। आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, कार्ल मार्क्स जी को सर। पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स और गांधी जी। कार्ल मार्क्स नहीं जी पढ़ा सर। आपने? सॉरी सर, कार्ल मार्क्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है। ओके। वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ा है? वैज्ञानिक समाज, सर मैं इसके बारे में नहीं गैस पढ़ा कर है? सकती हूँ लेकिन एग्जैक्ट नहीं पढ़ा। चलो करिए, गैस करिए। जी सर, जैसे समाजवाद के भीतर अगर हम वैज्ञानिकता को समावेश कर लें, जैसे समाजवाद का मीन अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें तो ये होता है कि जो हमारे उत्पादन के, उपभोग के, वितरण के जो साधन होते हैं उस पे सरकार का मतलब कह सकते हैं उनके अंडर में होता है। और अगर उसके अंदर वैज्ञानिकता को समावेशित किया जाए तो वो वैज्ञानिक नहीं, समाजवाद हो ठीक नहीं सकता है। है। गलत बता रहे हैं आप, बिल्कुल गलत सॉरी बता सर, रहे हैं। मेरे को सॉरी सर, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। आप ये बताएं, आपको आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं। आप जी सर। चेहरे से, हाव भाव से मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादा सूटेबल रहोगे। क्या विचार है आपका? सॉरी सर, बट मैंने पुलिस आईपीएस सॉरी आरपीएस को नीचे प्रेफरेंस दी है। ऐसा क्यों? सर मेरे को लगता है कि मैं फिजिकल उतना स्ट्रांग नहीं कर पाऊंगी। तो आपको लगता है आरपीएस जो है वहां जाकर जो जो अपराधी है उनको पीटता है? सर पीटना नहीं, लेकिन जो करुणा तो और परानुभूति वाले जो मूल्य है सर, जो हमारे हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि करुणा और परानुभूति वाले भी जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा, तो मैं उतना अच्छा आरपीएस में नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी इसको प्रेफरेंस नीचे रही है। चलो, तो फिर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अब मैं आपको आरपीएस ही बनाता हूँ। जी सर।
आप किसी जी सर। सर्किल में डिप्टी हैं, सीओ लगे हैं, आपकी पहली पोस्टिंग है, जी आप वहां गए हैं और आपको आपके क्षेत्राधिकार में 5 एसएचओ मीटिंग के लिए आते हैं, फर्स्ट मीटिंग के लिए, और आते ही उस मीटिंग में कहते हैं कि मैडम यहाँ पर जो है कमीशन बेस काम चलता है, आप बताएं आपका कमीशन क्या रहेगा। तो अभी आपने जिस तरीके से जवाब दिए हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि वो जी पहली मीटिंग है आपकी, आप ऑफिस में गए हो, एसएचओ आपसे मिलने आए हैं सारे, और वो आपके सामने इस तरह का प्रपोजल रख रहे हैं कि सर ये परिपाटी चली आई है, हमारा 5% का तो सीधा सीधा हिसाब है आपके पास पहुंचता है, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। जी सर। तो इसमें मेरा ये स्टैंड रहेगा कि जैसे मैं इंटरनल तो अपने वैल्यूज़ मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, लेकिन सर इसमें मेरा ये स्टेप रहेगा कि मैं जानूँ कि इसकी तह तक क्या है। और सर मेरा इसके अगेंस्ट रहेगा कमीशन में, सर मेरा पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, लेकिन मैं इस परिपाटी को बदलने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये जो गलत होता आ रहा है, क्यों ना इसको कुछ चेंज किया जाए। अपने अधीनस्थों को भी आपका इसके बारे जवाब में क्या बताऊं। होगा, आपका जवाब क्या होगा ये बताओ। मैं एसएचओ हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैडम बताइए क्या परसेंटेज रहेगा, जी 5 और 10 के बीच है, आप जो तय करेंगे दे देंगे। सर, इस संदर्भ में मेरा उनसे इनकार करूंगी, मेरा कोई कमीशन नहीं रहेगा। आप ये कहेंगे। जैसा मैं ये कहूंगी कि ये हमारे जो वैल्यूज हैं और उसके और अगेंस्ट है, और मेरा जो कार्य है करना, तो मैं कमीशन में अपनी भागीदारी नहीं समझूंगी। फिर तो बात वही होगी कि आपने कहा आपकी करुणा, उदारता, फिर वह एसएचओ के प्रति नहीं रहेगी कि ठीक है तूने कहा है तो मेरी करुणा कहती है कि सर, सेट कर लेते हैं कुछ 5-7% पे। पर सर उसका भी एक लेवल होता है, और जो गलत कार्य है उसमें करुणा का आना कहीं ना कहीं प्रशासनिक मूल्यों के भी विपरीत होगा। अच्छा, ठीक है, अब आपको आरएस बना लेते हैं, आपकी करुणा उदारता जी का भी सर। देख लेते हैं कितनी आप में करुणा है। मान लेते हैं ऐसा हो कि आप जी सर। ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और फर्स्ट डे आप ऑफिस में गए, जी। आपको कोई पहचानेगा नहीं, आप सीधा जाओगे, जी तो उस पहले दिन की ज्वाइनिंग के डे की क्या गतिविधियां रहेगी, क्या करेंगे आप जाकर फर्स्ट डे। सर, किस संदर्भ में कि मेरी आप कार्यवाही अपने क्या ऑफिस रहेगी, में या फर्स्ट आप डे? अपने ऑफिस में जा रहे हैं, जी। ऑफिस में जाते ही और जी। वापस ऑफिस से फ्री होंगे, आपका टाइम 6 बजे कंप्लीट होगा, पूरे दिन की क्या गतिविधियां जी। रहेगी, कौन से मुख्य काम करेंगे आप उस दिन। जी सर, फर्स्ट डे जाते ही मैं ये करूँगी कि पहले मैं उस क्षेत्र को जानूँ। जिस क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हुई है, वहाँ की समस्याएँ क्या है? वहाँ के लोग किस टाइप के हैं? उनकी मूलभूत समस्याओं को जानना, उसके आधार पर मैं उस क्षेत्र को समझ पाऊँगी, और ताकि अगली कार्यवाही उसके अनुरूप कर सकूँ। अच्छा, आपके अधिकारियों से नहीं मिलेंगे आप। सर, अधिकारियों और अधीनस्थों से मिलके ही मेरी जो ये है उस क्षेत्र को जानना भी तभी संभव हो पाएगा। तो सॉरी सर, मेरा पहला यही रहेगा कि मैं उस क्षेत्र के अधिकारियों, अपने अधीनस्थों को मिलूं, उन्हें जानूं, और उसके बाद का ये रहेगा कि मैं उस क्षेत्र को जानूं। आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं। सॉरी सर, पर्टिकुलर इस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कभी मौका नहीं मिला। किसी बड़े आईएएस अधिकारी से मिले हैं कभी। जिससे बात हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली मिलना नहीं हो पाया। ऑफिस में जाकर मिले, नहीं मिल पाए। ऑफिस में उनका एक सिस्टम होता है कि बाहर एक पियोन बैठा रहता है और जो व्यक्ति आता है वहां पीए को नोट कराता है, वहां वेट करना होता है, उसके बाद अंदर के अधिकारी कहते हैं कि भेजो उसको। ये जी। ये चिट्ठी की परंपरा है, एक चिट्ठी लिख के दी जाती जी। है जो अंदर अधिकारी के पास जाती है, और वो समय देता है कि अब इतना इंतजार कर लिया, अब उसको बुलाया जाए। जी सर। आपका क्या विचार है इस बारे में। जी सर, ये एक प्रशासनिक अधिकारियों का अपना प्रोटोकॉल होता है। जी सर, जो आपने कहा, मैं शिक्षा संकुल में गई थी एक बार, तो वहाँ यही प्रोसेस था कि चिट्ठी के माध्यम से आपको बुलाया जाता है। तो सर इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो अपने किसी कार्य में व्यस्त हैं तो वो निश्चित रूप से हमें समय दे सकते हैं, और ये उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता है आपको बनाए रखा कि आपका काम तो सिर्फ 10 सेकंड का था,
चाहते तो 10 सेकंड में कौन सा काम रुक जाता, मुझे पहले बुला लेते, काम मैं फ्री हो जाती। लेकिन सर हो सकता है कि मेरे से पहले जो आए हुए हो वो किसी और जरूरी कार्य से आए हो, और उनका भी एक सिस्टम है कि 1 बाय 1 वाला, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं इसी में कि आपको बहुत बहुत अर्जेंसी है, क्या करेंगे जी आप, कैसे मिलेंगे उनसे? सर हम पियोन के माध्यम से उनको स्पेशल चिट लिख के बता सकते हैं कि हमारे कार्य की क्या इम्पोर्टेंस है और हम किस मकसद से आए हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी बात को मानेंगे और हमें प्राथमिकता देंगे। ठीक है, ललित सर। थैंक यू सर। ललित सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, बाड़मेर निवासी हैं, बालोतरा निवासी। जी सर। तो राजस्थान की कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? सर 4 जिले, क्रम बताएं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा सबसे छोटी है। सर सबसे छोटी बीकानेर की है सर। बाड़मेर क्रम में कहाँ पे आता है? सर शायद सेकंड, जैसलमेर के बाद सेकंड रैंक। सेकंड, एग्जैक्टली सेकंड। कितने किलोमीटर? जी सर 228 किलोमीटर। 228 कंफर्म है? जी सर। ठीक है, एक बार और इसको चेक कर लेना। अच्छा, जी सर। बाड़मेर में जो मरुस्थल है, जी मरुस्थल, ये जैसलमेर में ज्यादा है या बाड़मेर में ज्यादा है? अधिक कहाँ है? सर इसका फैलाव जैसलमेर में ज्यादा है। ठीक है, ये मरुस्थल में जो धुरे पाए जाते हैं, ये किस जी प्रकार के होते सर इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। एग्जैक्ट Yes. मेरे को नंबर इसका पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितने प्रकार के होते हैं सर। हैं? कुछ ठीक है, दो तीन, हाँ बताइए, 2-3 प्रकार बताइए। सर जैसे बरखान हो गया, और अनुप्रस्थ धोरे होते हैं, समानांतर धोरे होते हैं, तारानुमा धोरे होते हैं। ठीक है, तो एक तो नेटवर्क धोरे। बाड़मेर में सर्वाधिक कौन से हैं? सॉरी सर, मैं सर्वाधिक नहीं बता पा रही। ठीक है, मेर क्या है? मेर, मेर मेर सर, मेर एक जनजाति। ठीक है, और सर ठीक सर है, मैं मेर को अजमेर से कनेक्ट कर पा रही हूँ। अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, तो वो मेर एक जनजाति के रूप में। और बाड़मेर भी है, बाढ़ भी तो मेर है, बाड़मेर। सर बाड़मेर का मेर, सॉरी सर मेरे को नहीं पता है। अच्छा बताइए, आपने ग्रेजुएशन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से किया है, जी इसकी स्थापना कब हुई? सर 1962 में। ठीक है, ये बताएं कि जयनारायण व्यास के बारे में कुछ बता दीजिए। जी सर, जयनारायण व्यास जोधपुर के प्रमुख समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, और आप जोधपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री रहे और क्रमशः 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, तीसरी और 5वीं बार। और सर आपने लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें उनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, और जिसमें पोपाबाई की पौल, और एक और है सर, सॉरी सर मैं इनका उसको, एक पेपर है, अखबार है एक इनका, सॉरी सर। इनका एक पत्र था, पत्र। हाँ सर, आप कौन सा पत्र, कुछ नाम बोला शायद आपने। नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप बताएं इनका कौन सा पत्र था? सर अखंड भारत। सर ये सुमन नाम से रचना करते थे, लेकिन इनका पत्र, सॉरी सर मैं छोड़ एग्जैक्ट नहीं दीजिए। बता पा अच्छा बताइए, बाड़मेर का प्रमुख मेला कौन सा है? रही। सर बाड़मेर का सुइया मेला प्रसिद्ध है। कौन सा? सुइया मेला, जिसे सुइया, कहाँ अर्धकुंभ की कहाँ संज्ञा पड़ता देते है ये? हैं। सर ये चौटन क्षेत्र में भरता है और प्रति 4 वर्ष में भरता है, जिस कारण इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, एक फेमस पशु मेला भी है वहाँ का। फेमस, पशु मेला, जी सर, पशु। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा पशु मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, मल्लीनाथ जी कौन थे?
सर मल्लिनाथ जी यहाँ के लोक देवता है जो महेवा के शासक थे, और यहाँ इनका लूनी नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है, और वहीं प्रतिवर्ष यहाँ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। लोक देवता और देवता में कुछ फर्क होता है? जी सर, लोक देवता किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं और वहाँ के लोगों की आस्था के आधार पर उन्हें लोक देवता की संज्ञा दी जाती है। और देवता? देवता, सॉरी सर, कंपैरिजन नहीं कर पा रही। व्यापक क्षेत्र में नहीं होते देवता का, ऐसा कुछ है क्या? सर जैसे स्थानीय क्षेत्र पर लोक देवता मानते हैं तो देवता का ठीक है, व्यापक ठीक। क्षेत्र। अच्छा, ये बताएं कि कान्हाड देव और मल्लिनाथ जी में कोई संबंध रहा है? सर किन किन में आपकी आवाज नहीं आ रही है? मल्लिनाथ कान्हाड जी और देव, कान्हाड देव। कान्हड़ देव। सर कान्हड़ देव सोनगरा तो जालोर के शासक थे, और मल्लिनाथ जी का सर उनके डायरेक्ट संबंध के बारे में मेरे को नॉलेज ठीक है। नहीं है। अच्छा बताइए, एक अभी बाड़मेर की एक महिला है, जी सर। रुमा देवी। जी सर, रुमा देवी। रुमा देवी के बारे में बताएं कुछ। सर रुमा देवी ने जो बाड़मेर की जो पारंपरिक हथकरघा उद्योग है उसको एक नवीन आयाम प्रदान किया है, और ये इनको नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार, नेशनल डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड, और सर ये केबीसी में भी गई हैं, और ये ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की अध्यक्षता है। और इन्हें, जी सर। ठीक है। अच्छा बताएं कि पचपदरा रिफाइनरी में किस कंपनी की हिस्सेदारी है? सर एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट की। कितना? सर एचपीसीएल की 74% है और राजस्थान गवर्नमेंट की 26% है। राइट। अच्छा बताएं कि नंदघर क्या है? नंदघर। सर नंदघर योजना, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये अनाथ बच्चों को एक आसरा प्रदान करने के उद्देश्य से नंदघर, सॉरी सर। कुछ आंगनवाड़ी से संबंधित रिकॉल कर पा रहे हैं? सर अच्छा बताइए, मोहम्मद यासीन छिपा कौन है? जी सॉरी सर, इनका एग्जैक्ट एरिया ठीक नहीं है। पता ये है। अजरक प्रिंट क्या होता है? अजरक प्रिंट। जी सर, ये अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध प्रिंट है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट के अंतर्गत जो हमारे प्राकृतिक कलर हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारी जैसे राजस्थानी संस्कृति और जैसे हाथ जोड़ी हुई महिलाएं, इनको इसमें उकेरा जाता है, और ये एक प्रिंट का प्रकार है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोई विशेष कलर, इसका रंग कोई? सर नीला कलर। कंफर्म? जी सर, मलिर में मेहरून कलर होता है, और मटमिला और मेहरून मलिर प्रिंट का रहता है, और इसका प्राकृतिक कलर में नीले कलर की प्राथमिकता है। बालोतरा का चर्चित रहने का कोई कारण? हाल ही में बालोतरा काफी जी सर, चर्चित। बालोतरा, जी सर, इसके जो वस्त्र नगरी के रूप में जो है, और सर लूनी नदी में इसके पॉल्यूशन को लेकर ये काफी अभी वर्तमान में चर्चा में है। जसौल गांव है एक, जसौल। जी सर। क्यों फेमस? रानी भटियानी जी का वहाँ सर रानी भटियानी जी के मंदिर के कारण वो काफी प्रसिद्ध है। और अभी ये कोई हाल ही में चर्चा में और आया? हाल ही में इस पे जसोल गांव हनुत सर, आप कुछ हिंट दें तो, क्योंकि निधन हुआ है। जी सर। निधन हुआ है। ठीक है। सॉरी सर। कनाना गांव के बारे में बताएं। कनाना गांव एक आपके में। जी सर, कनाना गांव में शीतला माता का मेला भरता है, और इसके अतिरिक्त सर कहीं इसको जो वीर दुर्गादास राठौर की जन्म स्थली के रूप में भी माना गया है, और मुख्यतः ये क्षेत्र शीतला माता मेले के लिए काफी प्रसिद्ध है। ओके, ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। हेलो जी, लोहिया सर। जी सर। जी जी, भूमिका जी काफी अच्छा है। आज के तो दोनों कैंडिडेट काफी अच्छे थे। बड़ा खुशी हुई मुझे कि काफी अच्छे जवाब दिए आपने, कॉन्फिडेंट भी हैं, टीचर हैं, और वास्तव में लग रहा है कि हाँ टीचर हैं।
टीचर के नाम की लाज आपने रखी है, काफी अच्छे जवाब दे रहे थे आप। थैंक यू सर। जी जी जी। कुछ जी चीजों की जानकारी थोड़ा और हो, जैसे अधिक मास था या हैप्पीनेस इंडेक्स जी के बारे में कुछ तो बताया आपने। मुझे लग रहा था कि शायद आपने नाम ही नहीं सुना होगा हैप्पीनेस इंडेक्स का, लेकिन आपको जानकारी थी, राजस्थान की जी रैंक क्या है पता था। हालांकि उसके क्या जी मापदंड सर। हैं और क्यों राजस्थान इतना नीचे है, वो सॉरी कुछ सर, मेरे को जवाब नहीं दे पाए। अदरवाइज ओवरऑल तो काफी अच्छा था आपका। मुझे खुशी है वो, और थोड़ा सा एक दो मौक और देना चाहिए आपका, तो होना चाहिए सिलेक्शन, जरूर होना चाहिए आपका सिलेक्शन। मुझे काफी अच्छा थैंक यू लगा। सर। बाकी उपाध्याय सर और दिनेश सर आपको थैंक यू सर। जी डिटेल सर। बताएंगे। जी उपाध्याय सर। हाँ भूमिका जी, जी सर। बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, जी आत्मविश्वास है सर। आपके अंदर, अध्ययन भी है आपका, और जी सर। कई बातों में आप तार्किक भी हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका आत्मविश्वास व्यक्तिगत, ये जी पर्सनल सर। इंटरव्यू के लिए अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आ जी रही है सर। आवाज? आवाज आ रही है? जी सर, अभी आवाज हाँ, आ रही है। तो आपने जी बहुत सर। अच्छे जवाब दिए, सभी के प्रश्नों के उत्तर अच्छे दिए। एक आप बार बार सॉरी सर कहती हैं, सॉरी सर के स्थान पर अगर आप क्षमा करें, मैंने इसमें अध्ययन नहीं किया है या मुझे याद नहीं आ रहा है, इस तरह की जानकारी नहीं है मुझे, इस तरह के शब्दों का आप चयन करें तो अच्छा है। एक लोहिया जी ने आपसे पूछा था कार्यस्थल और घरेलू हिंसा के बारे में, यौन हिंसा के बारे में, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसको भी आप थोड़ा दूर करें। और थोड़ी भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे सामाजिक परिवेश के बारे में, सांस्कृतिक परिवेश के बारे में आप थोड़ी जानकारी, थोड़ा अध्ययन करें। बाकी आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपका चयन निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी पद पर होगा। और आप अगर एक आध बार और इस तरह के इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दे लेंगी तो जी आपकी बहुत शंकाएं दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी, आपको बहुत शुभ मंगल कामनाएं भूमिका जी, आपका सिलेक्शन होगा। भूमिका सुन पा रही है? भूमिका, भूमिका जी सुन पा रही है? भूमिका जी। नहीं सुन रही है? उपाध्याय सर ने, लोहिया सर ने सिलेक्शन कर दिया, अब क्या सुनना है? हेलो। हेलो सर सर, ने आपकी सिलेक्शन आवाज कर नहीं दिया आ तो अब पा रही सुनने है। की आवश्यकता भूमिका नहीं जी है। आवाज आ रही है आपको? सर क्लियर नहीं आ पा रही है और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी आ रही है आपकी आवाज। भूमिका जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आ, उपाध्याय सर जैसे अनुभवी व्यक्तित्व ने आपकी सफलता की गारंटी दे दी है, और लोहिया सर ने आपको बधाई दे दी है एडवांस में। थैंक यू सर। तो दैट मीन्स आप डिजर्व। इंटरव्यू बहुत अच्छे से देखा, सुना, प्रेजेंट किया। जो कंपोनेंट्स इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स को सेगमेंट्स में बांटकर अगर हम चर्चा करें तो आपने सभी पर फोकस किया। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, आपकी भाषा सॉफ्ट थी, आपके शब्द स्पष्ट स्पष्ट थे, आपके सब्जेक्ट पे भी कमांड था। इवन आपने लिटरेचर पे भी, जो मैंने शेक्सपियर और मिल्टन के राइमिंग स्कीम पे क्वेश्चन किया, मैं सर उम्मीद आपकी कर किया आवाज था कि आपको क्लियर इसका नहीं जवाब हो नहीं पा रही आएगा। है सर। ललित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप ही आ रही है। ललित सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है सर, क्लियर नहीं हाँ आ रही आवाज है। आ रही है सर। हाँ जी सर, दिनेश जी मुझे भी आवाज आ तो रही है, ये एकदम क्लियर जी। आवाज आ रही है। जी हाँ भूमिका। आ, तो मुझे लगता है कि आप कवरेज में नहीं हैं शायद भूमिका जी, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके क्योंकि सर। हमें आपस में एक दूसरे की आवाज ठीक आ रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका सब कुछ ठीक है, आपको थोड़ा सा अभ्यास और करना चाहिए, ताकि और क्वेश्चंस निकल के आएंगे तो पता चलेगा कि दूसरे सेगमेंट पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसमें थोड़ा सा किसी
अच्छे व्यक्तित्व के साथ में आपको डिस्कशन करना चाहिए। फर्स्ट डे कैसा होगा, एक सीनियर अधिकारी के साथ मुलाकात करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, ऑफिस का सेटअप क्या होता है, आप जहां जाने वाले हैं, जिन जिन सर्विस को आपने प्रायोरिटी से सबमिट कराया है, उन सर्विस के नेचर के बारे में देख लें। दूसरा है कि एथिक्स के पॉइंट्स पे भी आपको चिंतन करना चाहिए। जहां रिश्वत की बात आती है तो हम उदारता पर नहीं जाएंगे, वहां तो हम बिल्कुल क्रॉस कर लेंगे, उसको खत्म करना है उसको जड़ से, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाहे आप कितना भी कर पाए वो अलग बात है, पर आपको जब ऐसा प्रपोज किया जा रहा है एक एसएचओ के द्वारा कि आप कमीशन बताएं, तो आप इतने ढीले नहीं हो सकते हैं कि उसके बारे में केवल चिंतन करें और उसको कह दें कि नहीं मेरा तो कमीशन कुछ भी नहीं बैठता। ऐसा नहीं है, कमीशन तो मना करेंगे, साथ में उसके लिए जांच पड़ताल करके उसके अंत तक ले जाएंगे, ताकि आप जहां हैं कम से कम वहां करप्शन तो ना रहे। ये आपका नैतिक दायित्व है, व्यक्तिगत दायित्व है आपका। तो ऐसी चीजों पे आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा और उन पे प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी एक लेवल की डेवलप करनी पड़ेगी और उस पे टिके रहना पड़ेगा। जब आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको हमारे अनुसार जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो प्रभावित करेगा और वो चाहेगा कि आप इस दलदल में चले जाओ। अब आप कितना मजबूती से अपने बातों पर टिके रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी। तो इन दोनों सेगमेंट पे आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा हुआ है और सर ने आपको अप्रूव कर दिया है, तो आप अभी से ये मान के चलो कि आप आरएस ऑफिसर हो और वो सारी क्वालिटी अपने जीवन में डाल दो, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो सभी को लगे कि ये तो पहले से ही आरएस ऑफिसर है। सुन पा रहे हैं भूमिका जी? तो ललित जी इनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देना, ललित सर। जी सर, वो सबको होती है सर। हाँ, तो ये सुन लेंगे जो कमेंट्स हमारे थे, क्योंकि जी ये शायद नेटवर्क में नहीं है। जी सर। तो